ऑलराइट सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखो, हम लोगों ने अपना वेक्टर और फोर्सेस जो चैप्टर है वो हमने ख़त्म कर लिया है। ऑलराइट, तो वेक्टर में मुझे और कुछ आपको बताना नहीं है। मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना। और लाइक अब बारी है बस क्वेश्चन करने की। ऑलराइट, सो अपन अब से जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमें चीज़ क्लियर होंगी, चीज़ें उतनी ज़्यादा हमें क्लियर होंगी, है ना। तो हम लोग अब शुरू करने वाले थोड़ा सा वेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस अपन देखते हैं। तो मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लाया है यहाँ पे। ऑलराइट, सो मैंने जो क्वेश्चन जो लाया है वो मिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे मैंने जेई मेंस का क्वेश्चन लाया है, ठीक है। फिर मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस उठाए हैं कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, है ना। सो और जैसे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं ना वो आपको मॉडरेट टू थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं, राइट। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 10 में से मान लो 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जो बहुत आसान है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, है ना, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सो यस, वेक्टर में हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फोर्सेस के भी हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। मेजर जो हमारा फोर्सेस का पार्ट है वो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में कवर करेंगे, है ना। बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वेक्टर पे फोकस कर रहा हूँ। फोर्सेस में जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको शाम में, मतलब आज ही मैं उसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा, फोर्सेस के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे। क्योंकि देखो, अगर एक ही लेक्चर पे अपन सब कुछ फोर्सेस भी इंक्लूड कर देते, वेक्टर भी इंक्लूड कर देते, तो मुझे सॉल्व तो नहीं ना करना है। मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं आधे घंटे में कर दूँ सॉल्व सारे क्वेश्चन को। बट मुझे आपको समझाना भी है। तो हर एक क्वेश्चन को समझाने में मैं अगर मैं 6 से 7 मिनट भी लेता हूँ तो यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। अब 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिए हैं, 6 से 7 मिनट लूँगा तो ये तो ऐसे ही 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटे का वीडियो बन जाएगा, राइट। सो यस, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ही रखते हैं, है ना। एक बार में हम लोग इतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल वेक्टर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग आज ही मैं अपलोड कर दूंगा आपको फोर्सेस के क्वेश्चन, राइट। बेसिक जो फोर्सेस के क्वेश्चन है जो लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने कवर किया था कॉन्सेप्ट, उसी के बेसिस पे रहेंगे। मैं आपको यहाँ पे गारंटी बता सकता हूँ, गारंटी के साथ, यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा जो आपके कॉन्सेप्ट से बाहर होगा। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सो क्या करना है आपको, क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। क्वेश्चन देख लिया तो फिर आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, ठीक है। आंसर जब तक आपका नहीं आ जाता है आपको वीडियो रिज्यूम नहीं करना, ओके। सो यस, पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो। ओके, सो आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सो देखो, मैं अब इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज, है ना, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, या नन ऑफ दीज, है ना। सो देखो, जैसे हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल कल ही हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज़, कल नहीं परसों, सॉरी, परसों हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा एक वेक्टर है ना, क्या बोल रहा है, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज, राइट। सो मान लो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे अपना एक्सिस बनाया, राइट। लेट्स से हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया अपना, और दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, है ना। हमने यहाँ से अपना एक वेक्टर को ड्रॉ किया। लेट्स से दिस वेक्टर इज, हम लोग कुछ मान लेते हैं इस वेक्टर का वैल्यू है ए, है ना। हम लोग अभी कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे हैं ए। और लेट्स से कि ये एंगल थीटा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है विच इज अलोंग द एक्सिस, दिस इज ए कॉस थीटा, एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है दैट इज ए साइन थीटा। ये तो मैंने आपको बताया ही था, है ना, ये तो आपका बेसिक है, ये तो मैंने आपको बताया ही था, राइट। लेकिन अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में चलें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है हमें। ये हमें कह रहा है कि एक वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है दैट इज ऑलवेज, मतलब हमें वेक्टर के कंपोनेंट में देखना है कि क्या हमारा सीन होता है, ठीक है। सो देखो, मान लेते हैं कि इस बार हम लोग फिर से मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, राइट, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। मैं इसको एक बार फिर से इलेबोरेट कर रहा हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, है ना। मैंने इस बार मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया जिसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, जिसकी मैग्नीट्यूड है मैंने 10 यूनिट्स, मैंने 10 यूनिट यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड ले लिया, राइट। और मैंने यहाँ पे इस वेक्टर को थीटा एंगल पे इंक्लाइन किया,
ओके, मैंने इस वेक्टर को थीटा एंगल पे इंक्लाइन किया, तो इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, वन विल बी टेन कॉस थीटा एंड वन विल बी टेन साइन थीटा, ये वाला परपेंडिकुलर वाला है ना, टेन साइन थीटा। तो अब मुझे इसके कंपोनेंट और इसके मैग्नीट्यूड में रिलेशन निकालना है, मतलब मुझे रिलेशन निकालना है इसके ये मैग्नीट्यूड और ये कंपोनेंट, इसमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन के अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, ग्रेटर लेस इक्वल के बारे में कह रहा है कि मतलब कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, या कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के ही बराबर होगा, मतलब कम होगा, है ना। सो देखो यहाँ पे अगर आप फिर से देखो कि कंपोनेंट जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो जो कंपोनेंट है ये आपको थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो थीटा है इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि द कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर, कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे कंपोनेंट कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है ना। सो देखो क्या आप खुद से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि क्या कंपोनेंट कभी भी मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है? कैन यू जस्ट गेस? देखो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे, आप लोग को अगर याद हो तो, अगर हम लोग डायरेक्टली आंसर के ऊपर चले, है ना, डायरेक्टली अगर हम लोग देखें इसे, तो मैंने आपको बताया कि कॉस थीटा का जो रेंज होता है डैट इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1। सिमिलरली जो साइन थीटा का जो रेंज होता है डैट इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो कि कॉस थीटा 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। और कॉस थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है? मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की क्या होती है? 1 होती है, जो कहाँ पे करती है? 0 डिग्री पे, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कंपोनेंट की? 10 cos 0, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है, cos थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है? कहाँ होता है? 0 पे होता है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपोनेंट विल बी 10 cos 0 विच इज इक्वल्स टू 10, राइट। ये समझना पड़ेगा। कोई सी भी कंपोनेंट उठा लो, यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, कोई सी भी कंपोनेंट, क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है यार, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट बस लिखा गया है, देख सकते हो द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो आप हॉरिजॉन्टल भी उठा सकते हो, वर्टिकल भी उठा सकते हो, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या होगी? 10 cos थीटा विच इज 10, यानी ये तो आपको पता चल गया कि जो कंपोनेंट होता है वो कभी भी मैग्नीट्यूड को एक्सीड नहीं कर सकता, है ना। तो वो मैग्नीट्यूड के इक्वल ही रहेगा। तो ऑप्शन अगर हम मैच करें तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड। नहीं, ऑलवेज इक्वल नहीं हो सकता। हमेशा कैसे इक्वल हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 60 ले लेता तो 10 इंटू कॉस 60 कितना हो जाता? 10 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो ये तो कंपोनेंट हमारा मैग्नीट्यूड से लेस हो गया, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपोनेंट जो है ये हमेशा इक्वल नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड के। ये एक ही केस पे इक्वल होगा जब थीटा की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी, है ना। कॉस थीटा जब 0 होगा तो ही ये हमारा जो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले लें, 45 ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड से कम हो जाएगा, है ना। 60 ले लेंगे तब भी मैग्नीट्यूड से कम हो जाएगा, 30 ले लेंगे तब भी हमारा मैग्नीट्यूड से कम हो जाएगा, राइट। सो ये कंडीशन होता है। मैग्नीट्यूड के इक्वल सिर्फ एक ही केस में आएगा जब हमारी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, कॉस वाले में। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। नहीं, अभी हम लोगों ने देखा हमेशा कैसे लेस हो सकता है यार? अगर एंगल तुम्हारा 0 डिग्री हुआ तो, है ना, अगर हमारा एंगल 0 डिग्री हुआ तो 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री क्या मतलब? 0 डिग्री मतलब कि ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो हमारे एक्स एक्सिस से अलॉन्ग है ना, एक्स एक्सिस से अलॉन्ग हो गया ना। अगर हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, राइट। तो ये हमारा हमेशा मैग्नीट्यूड से भी कम नहीं हो सकता, और ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से एक्सीड कर ही नहीं सकती है। तो मैग्नीट्यूड से ग्रेटर भी नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड के इक्वल भी नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड से कम भी नहीं हो सकता, है ना। हमेशा कम नहीं हो सकता, है ना। हमेशा कैसे कम हो जाएगा?
कम हो सकता है लेकिन हमेशा कम नहीं रहेगा, है ना, हमेशा कम नहीं रहेगा। तो द करेक्ट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड से हमेशा कम नहीं रह सकता, कम हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा इक्वल भी नहीं रह सकता, ना हमेशा बड़ा हो सकता, है ना। अगर यहाँ पे लिखा रहता, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि समटाइम्स, समटाइम्स भी नहीं, है ना, एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा द कंपोनेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, तब भी ऑप्शन सही रहता, है ना। अगर यहाँ पे ऑलवेज को हटा करके, ऑलवेज इक्वल को हटा के अगर यहाँ पे लिखता फॉर सम एंगल थीटा द कंपोनेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, तभी ऑप्शन सही रहता, है ना। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने नन ऑफ दीज में यहाँ पे टिक कर दिया। मैग्नीट्यूड से हमेशा कम भी नहीं हो सकता, ज़्यादा भी नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता हमेशा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था, आई थिंक आप लोगों ने ये कर लिया होगा, काफ़ी आसान था। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखो आप लोग, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, आप लोग इसे ध्यान से देखो और अटेम्प्ट करो इसे। है ना, यस। सो अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, लेट द टू एडजेसेंट साइड्स ओ ए एंड ओ बी ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ओ ए बी सी डी ई, यानी हमारा एक हेक्सागोन है। तो लेट्स से कि मैं इसका फिगर, अगर आप हेक्सागोन का देखो तो हेक्सागोन कुछ ऐसा दिखता है, एक सेकंड, ठीक है। हेक्सागोन जो है वो कुछ हमारा इस तरीके का दिखता है, ओके। ठीक है, हेक्सागोन जो है वो हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है फिगर में। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करूं, सो दिस इज द फिगर फॉर हेक्सागोन, ठीक है। ये हमारा हेक्सागोन है, कुछ इस तरीके का दिखता है हेक्सागोन, 6 साइड होते हैं इसके, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर आप बेंजीन जानते होगे तो बेंजीन भी हमारा कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो देखो हमारा हेक्सागोन का नेम क्या है, ओ ए बी सी डी। तो लेट्स से ये हमारा ओ हो गया, है ना, ये हमारा ओ हो गया, ओ ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, ओ ए बी सी डी ई, राइट। और ये कह रहा है कि ओ ए एंड ओ बी ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, हमारे दो एडजेसेंट साइड है, तो देख सकते हो ओ ए एंड ओ बी, ऑलराइट। देन द साइड बी सी रिप्रेजेंट्स, अब देखो यार यहाँ पे ना, यहाँ पे एक शायद क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया मेरे से, लेट द टू एडजेसेंट साइड्स ओ ए एंड ओ बी ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लो, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लो, रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से रिप्रेजेंट हो गया, मतलब थोड़ा सा गलती लिख दिया यहाँ पे मैंने, फॉर रेगुलर हेक्सागोन यहाँ पे लिखो रिप्रेजेंट्स, शोज है, फिर लिख लो शोज ए एंड बी वेक्टर, शोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन अब यहाँ पे लिखो देन द साइड, देन साइड बी सी था ना, रिप्रेजेंट्स, ये क्वेश्चन है, ऑलराइट। सो यार इसको करेक्ट कर लेना कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, कि हमारा एक रेगुलर हेक्सागोन है ओ ए बी सी डी, जिसके दो एडजेसेंट साइड्स हमारे ओ ए और ओ बी हैं, और ये ओ ए और ओ बी जो है ये हमारे बेसिकली ए वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर जो है वो ओ ए पे लाई कर रहा है, और जो बी वेक्टर है वो हमारा एक सेकेंड यार, ये ओ ए एंड,
हाँ ओ बी ना, यस, ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, ओ ए एंड ए बी होगा भाई, यहाँ पे ओ ए एंड ए बी होगा। यहाँ पे ओ ए एंड ए बी होगा, नॉट ओ बी, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी ए बी, ओ ए एंड ए बी। सो यहाँ पे ओ ए और ए बी जो हैं वो हमारे दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है देन द साइड बी सी रिप्रेजेंट्स। अब हमारा जो ये बी सी जो साइड है, ये वाला है ना, ये वाला जो हमारा साइड है ये बी सी, ये आप किस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो? आपके पास चार ऑप्शन है, बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी वेक्टर, ऑलराइट। सो देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या मैं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो, क्या मैं ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर हुआ, और ए बी वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर हुआ, ये ए बी वेक्टर हुआ, है ना, अगर मैं इसका रिजल्टेंट लिखना चाहूँ, इसका रिजल्टेंट कैसे होगा बताओ? क्या इसका रिजल्टेंट, अगर आप ये ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल एक कंप्लीट कर दो, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो क्या मैं इसका रिजल्टेंट ये लिख सकता हूँ? ये बताओ, लिख सकता हूँ ना ट्रायंगल लॉ से? तीसरा साइड हमेशा इसका रिजल्टेंट होता है, तो क्या मैं यहाँ पे ये जो इसका तीसरा साइड है ये इसका रिजल्टेंट लिख सकता है? रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, समझे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसका क्या हो गया? ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया, राइट। यहाँ पे थोड़ा लिखने दो मुझे साइड में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ शो भी करना पड़ेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसका क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया, है ना। ओ बी को मैंने क्या लिखा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। देख सकते हो मैंने जस्ट यहाँ पे क्या कंप्लीट किया, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लॉ लगाया है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो, है ना, अब फिर से देखना पड़ेगा, क्या मैं अब ट्रायंगल आप ओ बी सी में देखो, है ना, ओ बी सी में आप ट्रायंगल ओ बी सी, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ओ बी सी, अगर मैं यहाँ पे ओ सी को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा ओ बी और बी सी का? फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं इस बार, फिर से देखना, अगर मैं इस बार ओ सी को ज्वाइन कर देता हूँ, ये वाला ओ और सी, अगर मैं ओ और सी को ज्वाइन कर देता हूँ इस बार, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ओ सी वेक्टर जो होगा वो हमारा किसका रिजल्टेंट होगा? ओ बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। सो बस यही करना है हमें। तो देखो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या लिखूँ? रिजल्टेंट ऑफ ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द रिजल्टेंट ऑफ ओ बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ओ बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगी हमारी? ओ सी वेक्टर, है ना, ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। अब यार यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाले फिगर में अगर आप ध्यान से देखना, हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी होती है? हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी, शायद पता नहीं आपने पढ़ी होगी कि नहीं, कि जो बड़ी वाली साइड होती है ना, ये हमेशा इस साइड के पैरेलल होती है, ठीक है। ये जो आप बीच से अगर आप कोई सी भी एक डायगोनल बोल दो, या फिर अगर आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि इस एडजेसेंट साइड्स को मीट करता है, ये देख सकते हो रेड लाइन, ओ सी जो मीट कर रही है, ये जो लाइन होती है ना, ये इस लाइन के पैरेलल होती है ए बी की, है ना। अगर मैं यहाँ से ए डी ड्रॉ करता, ये देख सकते हो ए डी ड्रॉ करता, यहाँ से अगर मैं ए डी एक ड्रॉ करता, तो ये जो ए डी लाइन होती ना वो बी सी के पैरेलल होती,
सिमिलरली ये जो मैंने ओ सी यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो ओ सी लाइन है ये ए बी लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल तो है ही, और ये जो ओ सी लाइन है ये 2 टाइम्स होता है ए बी का, है ना। यहाँ पे हेक्सागोन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो कि ओ सी जो होता है इज पैरेलल टू ए बी एंड ओ सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बी। ये एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हेक्सागोन की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेयर है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे को नहीं लगता है कि ये पढ़ा होगा, बट ये होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये समझ में आया। तो क्या मैं यहाँ पे ओ सी की जगह 2 टाइम्स, हाँ, रिजल्टेंट ऑफ ओ बी एंड बी सी क्या है हमारा, ओ बी एंड बी सी क्या हो गया हमारा ओ सी, और ओ सी की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी वैक्टर, और ए बी वैक्टर को हमने क्या कहा था, बी वैक्टर, तो यानी 2 टाइम्स ऑफ बी वैक्टर हो जाएगा। ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो अगर हम यही वाला कंडीशन को कैरी फॉरवर्ड करें ओ बी एंड बी सी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ओ बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर, और ए बी वैक्टर क्या है, हमारी बी वैक्टर है। ए बी वैक्टर देख सकते हो ना, बी वैक्टर है। अब ओ बी वैक्टर क्या है, बी सी वैक्टर निकालना है ना। तो ओ बी वैक्टर की वैल्यू यहाँ पे ए प्लस बी है, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओ बी वैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी वैक्टर, राइट। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, बी सी वैक्टर को इधर ही रखूँगा, इसको अगर मैं उधर भेज देता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि देयरफॉर बी सी वैक्टर को मैं बी सी वैक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, है ना। बी सी वैक्टर विल बी बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, दिस विल बी द आंसर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ए ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, राइट। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। सो देख सकते हो कि एक तरीके से कह सकते हो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। सो यस, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस 2023 में, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, आपका ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ऐसे ट्राई करो, क्योंकि जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो ऐसे से आप ज़रूर ट्राई करो। यस, सो आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं तो ये कह रहा है, जस्ट अ सेकंड, यस। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, ऑल राइट। इफ द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 2√3 देन फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ऑल राइट। सो देखो मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन अगर दे देता तो मे बी आप लोग गेस कर लेते, ओके। बट स्टिल बिना ऑप्शन के करो क्वेश्चन को ज़्यादा, तो सही रहेगा। देखो क्या कहा है ना, मैं क्वेश्चन को समझ गया हूँ, इसलिए मैं आप फिर आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हमारा वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, ओके। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन इसका। सो देखो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ, ठीक है।
सो दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। हमें कह रहा है एक वेक्टर है जो हमारा एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और दैट वेक्टर इज मेकिंग 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। सो लेट्स इमेजिन कि ये एक हमारा वेक्टर है ना, जो हमारा एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है एंड दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, राइट। और हमें फर्दर ये कहा गया है कि द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, मान लो ये वेक्टर हमारा एक्स है, नहीं एक्स नहीं, मान लो ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, हमने मान लिया ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है दैट इज गिवन टू अस 2√3, है ना। ये जो वाई कंपोनेंट है ना, ये हमें 2√3 दिया हुआ है ना, 2√3 हमें इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया है इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बताओ, है ना, हमें इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, राइट। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं ना, देखो वाई कंपोनेंट बोला है ना। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स कंपोनेंट हमें निकालना है इस वेक्टर का, राइट। मतलब हमें ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इस वेक्टर का निकालना है। तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इस कंपोनेंट को हम लोग कुछ मान लो कुछ कांस्टेंट दे देते हैं के नाम से, नहीं के नहीं देते हैं, इसे मान लो एल के नाम से, ठीक है, एल, राइट। तो एल क्या है हमारा, एल क्या है, एल इज दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऑलराइट। एल क्या है, एल इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन करूँ, है ना, इस तरीके से अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूँ विच इज़, अगर मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दूँ, है ना, कंस्ट्रक्शन करके मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो आप देख सकते हो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, पैरेलल है ना। अगर ये एल है तो ये भी एल होगा। अगर मैं यहाँ पे tan 30, है ना, आप देख सकते हो ट्राइंगल हो गया हमारा एक। अगर मैं यहाँ पे tan 30 का जो फॉर्मूला होता है वो लगाऊं, तो tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एल है ना, और बेस क्या है हमारा 2√3 है। बस कुछ नहीं, अब यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लो। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 इज इक्वल्स टू एल बाई 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू 2 आ गई, आंसर, ठीक है। एल की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। दिस इज द आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट, है ना। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो मैं एक और मेथड ट्राई कर रहा था, है ना, एक और मेथड में ट्राई कर रहा था कि देखो ध्यान से, तो एक और मेथड में ये सोच रहा था ना कि लेट्स से इससे आंसर आता है कि नहीं। देखो आपको पता है कि ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। मतलब ये जो है ना, ये आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है यार। ये जो एंगल बनाते हैं ना, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री होगा, तभी तो 90 डिग्री होगा ना। अरे है कि नहीं, है ना। सो अगर हम लोग ये वाला कंपोनेंट लिखें, सो दिस इज a cos 60 विच इज इक्वल्स टू एल, एंड हमें a sin 60 की वैल्यू देखो दी हुई है 2√3, है ना। a sin 60 की वैल्यू में क्या दी हुई है, 2√3। ऐसे भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a sin 60, a इंटू साइन 60 इज √3/2 विच इज इक्वल्स टू 2√3 ना, 2√3। तो √3 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 4। हाँ आराम से हो जाएगा, ऑलराइट। देखो कैसे मैंने किया, देखो इतना, जिससे अगर मान लो कि ये चीज़ नहीं आ रहा था समझ में ना,
ये जो मैंने आप पे कंस्ट्रक्शन किया है, मान लो कि अब तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, राइट? तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो मैंने आपको बेसिक फंडा बताया प्रोजेक्शन का वही कर लो, बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा आपका ये सवाल, राइट? तो देखो मैंने यहाँ पे कैसे सोचा, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो बेसिकली एक्स वाई प्लेन होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना? एक्स वाई जेड प्लेन जो होते हैं ना, एक्स वाई एंड जेड प्लेन, दीज थ्री प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना? तो अगर ये प्लेन हमारा परपेंडिकुलर है और अगर हमें 30 डिग्री एंगल विथ वाई दे दिया है तो ऑब्वियसली ये एंगल को 60 डिग्री होना पड़ेगा परपेंडिकुलर होने के लिए, है ना? तो बस 60 डिग्री मेरे को एंगल जैसे ही पता चला, मैंने यहाँ पे ए का, मैंने इस वेक्टर को ए इमेजिन किया और फिर मैंने ए के दो कंपोनेंट बना लिए। अगर मैं इसका यहाँ पे मेथड 2 के बारे में बात करूँ, है ना, लेट्स से दिस इज माई मेथड 1, मेथड 1, है ना, मेथड 1। सो देखो मैंने मेथड 2 अभी जस्ट सोचा है, ठीक है? मेरे को लाइक पहले से नहीं पता था, सो मैंने ट्राई किया और तो आंसर आ गया और एकदम सही तरीके से आंसर लाया हूँ मैं, ठीक है? तुक्काबाजी नहीं किया हूँ। सो लेट्स सी इट्स मेथड 2, मेथड नंबर 2। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ये हमारा क्या था, वाई एक्सिस था, ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस था, है ना? और हमने यहाँ पे एक वेक्टर को इमेजिन किया था, मतलब इमेजिन नहीं किया था, वो बेसिकली बोला था कि एक वेक्टर है, लेकिन हमने इसका नाम इमेजिन किया ए वेक्टर, और इस वेक्टर ने 30 डिग्री का एंगल बना के रखा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, राइट? तो मैंने ये बोला ना, और जो वाई कंपोनेंट है वो भी दिया हुआ था हमें, वाई जो कंपोनेंट है ना इस वेक्टर का, वाई कंपोनेंट भी हमें दिया हुआ था 2√3। तो मैंने ये बोला यार कि, ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला कि वाई एक्स और जेड प्लेन, जो वाई एक्स और जेड प्लेन होते हैं ना, वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट? आपस में वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, देखने से नहीं लगेगा लेकिन होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके? सो ये जो एक्स और वाई प्लेन है वो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, अगर ये एंगल 30 डिग्री है देन दिस एंगल विल बी व्हाट, 60 डिग्री, तभी तो 30 + 60 कितना होगा, 90 होगा, राइट? अब देखो मैंने जब इतना सोच लिया ना, फिर मेरा काम हो गया। अब मुझे पता है कि अगर मैं ये वाला कंपोनेंट ए का देखूं विच इज अलोंग द एक्सिस, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, a cos 60, और इसी का हमें वैल्यू निकालना था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। और ये वाला जो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, है ना, कहाँ पे दिखाऊं, एक सेकेंड, यस, ये वाला जो हमारा है a cos 60, तो ये हो गया, और a sin 60 विच इज परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दिस विल बी a sin 60। यार इतना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कल ही बताया है ये सब चीज़, राइट? सो अलोंग द एक्सिस क्या हो गया, a cos 60, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या हो गया, a sin 60। अब क्वेश्चन में हमें खुद दिया हुआ था कि इसका जो y कंपोनेंट है इसकी वैल्यू 2√3 है, और y कंपोनेंट किसकी इक्वल है, a sin 60 की इक्वल है। तो बस जो बोला गया वो कर दो, a sin 60 की वैल्यू को किसके इक्वल कर दो, 2√3 के इक्वल कर दो, है ना, 2√3 के इक्वल कर दो। यहाँ से देखो तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, है ना, इज इक्वल्स टू 2√3। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू यहाँ से आपको 4 आ गई, बस काम हो गया। जैसे ही आपको यहाँ से पता चला कि a की वैल्यू 4 है, आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस इज a cos 60, राइट? a cos 60 है, ये निकालना था, आपने a की वैल्यू को 4 पुट किया, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ से आपको 2 निकल के आ गया। तो देख लो, जिस तरीके से भी करो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बस मैं नहीं जानता आप किस तरीके से किए, मेरे को उससे मतलब नहीं है, बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना हो, जो मैंने आपको बताया है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट? सो मेथड 1 मेथड 2, आपने इसका 2 मेथड देख लिया इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व करने का, राइट? सो यस, ये था हमारा क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, राइट? चलो अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, राइट? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये रहा, और इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये आपको जेई मेंस 2019 और जेई मेंस 2020
21 में बहुत पूछा गया है, राइट। सो यस, ये एक तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, बट स्टिल मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज ऑफ जेईई मेंस 2023, जेईई मेंस 2023। और बिलीव मी, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस जेईई मेंस 2019, जेईई मेंस 2021 में आते रहते हैं। और देख लो, जो ये रिसेंट का क्वेश्चन है, 2 साल पुराना क्वेश्चन है, 2023 का, राइट। सो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट इसका एक तरीका होता है करने का, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, तुरंत कर बैठोगे, ठीक है। ओके, सो आई होप तुम लोगों ने ये क्वेश्चन को कर लिया होगा, है ना। सो यस, थोड़ा सा एक लेंदी क्वेश्चन है, मतलब उतना भी लेंदी नहीं है, बट थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ऑल राइट, सो देखो क्या कह रहा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझ गया हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बस स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो गिवन क्या है, गिवन ये है कि गिवन वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी, है ना। गिवन ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू कर दिया इसका, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाऊं, एक्स वाई प्लेन, थोड़ा सा मुझे बीच में बना दो क्योंकि मुझे कुछ समझाना है तुम्हें, राइट। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन बनाया, ठीक है। दिस इज लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ए लिखा है, जानबूझ के यहाँ पे बी लिखा है, देखो क्यों, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो क्या आप मुझे एंगल बिटवीन, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान से देखना, अगर इसका जो रिजल्टेंट, मान लो कि मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ यार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, राइट। ऐसे समझो, दिस इज हमारा बी वेक्टर, दिस इज हमारा बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, राइट। ये हमारा बी वेक्टर हुआ, ये हमारा ए वेक्टर हुआ। तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में एक एंगल बना रहे होंगे विच इज़ थीटा, है ना। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से पास आउट करेगा, ए प्लस बी वेक्टर, राइट। इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ए प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो हमारे ऐसे पास कर रहा है, और ए और बी वेक्टर आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं, यानी ए प्लस बी जो रिजल्टेंट है वो हमारा थीटा एंगल से पास आउट कर रहा है। अरे थीटा एंगल बना तभी ना ए प्लस बी आया रिजल्टेंट, ये समझो आप, ठीक है। सो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो हमारा थीटा से पास आउट कर रहा है, विच आर मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी, तो ये हमारा प्लस बी हुआ, तो माइनस बी आपको पता है मैंने क्या कैसे बताया, ये हो गया हमारा माइनस बी, दिस इज माइनस बी वेक्टर, है ना। डायरेक्शन याद करो, राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है।
तो अगर राइट साइड मैंने बी वेक्टर लिखा है तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो अगर ए प्लस बी वेक्टर हमारे थीटा एंगल से पास आउट कर रहा है, इसका रिजल्टेंट ए प्लस मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है विच इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर वो हमारा थीटा एंगल से पास आउट कर रहा है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ से, किस एंगल से पास करेगा। सो अगर ये थीटा है तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। सो दिस एंगल विल बी हाउ मच, 180 डिग्री माइनस थीटा। दिस एंगल विल बी 180 डिग्रीज माइनस थीटा। ये कॉन्सेप्ट होता है, यानी ए माइनस बी वेक्टर का जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा इस तरीके से पास आउट करेगा। दिस इज द रिजल्टेंट फॉर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विच इज पासिंग फ्रॉम एन एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। ये मैंने आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट समझा, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया ना तो आपका क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। फिर कुछ नहीं, फिर कैलकुलेशन है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है ना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स यानी ए और बी। अगर देखो मैं यहाँ पे अगर आपको मैं अभी ये डायग्राम को थोड़ा भूल जाओ, ठीक है, आप क्वेश्चन पे आते हैं, ये डायग्राम को एकदम अपने दिमाग से निकाल दो, क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है ना, क्वेश्चन में कहा है कि ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स इज 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। यानी हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर plus b vector is equals to the magnitude of a vector minus b vector। अरे यार ये हमें दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ, है ना, 2 टाइम्स ऑफ। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो मैंने आपको देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया, ये प्लस बी क्या है, हमारा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ये फॉर्मूला होता है ना, ए डॉट बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है, द कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर, राइट। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं इसको ओपन करूँ इसका रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। सो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा होगा ना भाई, ये कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ऑलराइट। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ कॉस थीटा। ये एंगल होगा हमारा कॉस थीटा का। ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ये देखो अब यहाँ पे डायग्राम पे आओ, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का जो एंगल है दिस इज थीटा। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो एंगल है दिस विल बी हाउ मच, 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये होगा हमारा। तो यहाँ पे तो सिंपली कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे फर्दर लिखूँ तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल था तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, राइट। और अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा नहीं रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, राइट। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कितना आ गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। अगर मैं ऐसे 2a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा, ओके 1 प्लस कॉस थीटा। और ये कितना आ गया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 2a स्क्वायर कॉमन लूँगा तो दिस विल बी
1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अब अगर मैं इसे दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्पेस कम पड़ेगा, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि यहाँ पे 2 बाहर था तो 4, 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब देखो यहाँ से 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना, और दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 कॉस थीटा। सो ये कितना हो गया, दिस इज 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3/5, है ना। सो ऐसे थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 3/5। ओके, सो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये होता है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का, ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा। इस डायग्राम की मदद से हमने इस पूरी चीज़ को समझा। ओके, सो यस, इस क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई करना। और यहाँ पे देखो जेईई मेंस 2021 में जो क्वेश्चन आया था ना, वो क्वेश्चन आया था इफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज, ये क्वेश्चन आया था। ऑलराइट, सो आप चाहो तो देख सकते हो 2021 या 2019 का क्वेश्चन था, तो आप चाहो तो उसे भी ट्राई कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, सो ये तो हमने कर लिया। अब आप ये वाला वेक्टर पे आओ, पहले ये क्वेश्चन पे आओ, है ना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस 2023, राइट। सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा जेईई 2023 का क्वेश्चन है, जेईई मेन 2023, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो यस, इसे ट्राई करो जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, विद इन 30 सेकेंड्स ये बनने वाला क्वेश्चन है। सो यस, इसे ट्राई करो जल्दी। ऑल राइट, सो आई थिंक तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, है ना। सो देखो क्या कह रहा है कि अ वेक्टर ए whose value is 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, यानी बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस कर दिया। इट गिव्स द वेक्टर इक्वल टू 2j कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी विल बी। देखो क्या किया ना कि हमारा गिवन क्या है, हमारा जो ए वेक्टर है दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, राइट। ये एक हमारा वेक्टर है जिसको हमने बी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो उसकी वैल्यू हमें 2j के इक्वल आई। तो जो जो बोला गया है वो कर दो। इस वेक्टर को हमने बी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2j कैप, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो गिवन, देख लो। इफ दिस वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी वेक्टर, है ना, देन it gives the vector 2j cap, the magnitude of the vector b is, इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो।
तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2j कैप प्लस ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j प्लस 2k, 2i प्लस 3j प्लस 2k। तो यहाँ से बी वेक्टर की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो, दिस विल बी 2i प्लस 5j प्लस 2k। मैग्नीट्यूड अगर आप यहाँ पे निकालो तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर विल बी 4, this will be 25 and this will be also 4. So this is how much, root 33, root 33, and this is the answer 2। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया। सो देख सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन है। ओके, राइट, है ना। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर ये वाला। ये भी करो, ये भी लाइक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। है ना, या फिर एक काम कर सकते हो, आप इसे होमवर्क ले लो, देख लो जो करना है, एक बार आप इसे ट्राई करो, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो होमवर्क ले लो। सो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, मैं बता रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर 2 यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ये भी मैं बता दूँ, ये भी हमारा जो है ये सवाल जे मेंस में आया हुआ है, आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, बट ये जे मेंस का सवाल है, ठीक है। सो देखो ये कैसे करते हैं, हमें क्या बोला गया कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। देखो जो सबसे पहले दिया रहता है ना वो लिख लिया करो, लिख लोगे तो काम आसान हो जाएगा। तो ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर यानी मॉड ए, है ना, मॉड ए इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 यूनिट वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये अगर आपने समझ लिया तो फिर क्वेश्चन हो गया। अब हमें यहाँ पे देखो कुछ कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ए माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस ए प्लस बी वेक्टर, कुछ ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे ट्रू बैठ रहा है, राइट। सो कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को चेक करें, यहाँ पे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम चेक करें, सो द ऑप्शन नंबर 1 इज ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू tan थीटा बाई 2। ये हमें दिया हुआ है ना, ये हमें दिया हुआ है, राइट। सो इसे अगर हम लोग चेक करते हैं, यही दिया हुआ है। तो अगर इसे चेक करोगे तो देखो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दिस इज ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी कॉस थीटा, राइट। ये होता है ना। और अगर यहाँ से आप ये वाला फॉर्मूला देखोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, और ए माइनस बी वेक्टर है तो दिस विल बी हाउ मच, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया है ऊपर ये कॉन्सेप्ट। सो कॉस 1, यार यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है, एक सेकंड रुकना।
कॉस 180 माइनस थीटा, ये मैंने आपको बताया ना, ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था, राइट। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था इसका वैल्यू। तो अगर आप लोग इसे खोलते हो, इसे अगर स्क्वायर करो, सो देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज बेसिकली ए स्क्वायर या मॉड स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हो, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट। यही हो गया ना। माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ठीक है, ये होता है, राइट। तो ये समझ में आ गया कि मैंने ये कैसे लिखा है, राइट। ये वाला समझना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन से मैंने ये चीज़ लिखा है, ये क्वेश्चन, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है, इस पर्टिकुलर चीज़ से मैंने ये चीज़ लिखा है, राइट। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ से मॉड ए स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, ये हमारा आ रहा है 2 मॉड ए मॉड बी, यहाँ पे हो गया 4 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना, 4 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। यानी अब देखो यहाँ से, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/4 आ रही है, बट ये तो हमें नहीं पूछा है ना, ये तो हमें नहीं पूछा है, राइट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ से अगर देखोगे ना तो 4 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो मॉड ए वैल्यू मॉड बी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/4, बट ये हमें नहीं पूछा है ना, ये तो हमें पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, ये हमें पूछा है कुछ इस तरीके का चीज़, राइट। तो कैसे करें, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करें, है ना। सो देखो, ये तो हमें पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, तो हमें बेकार में अपन ने इतना मेहनत की है। सो इस क्वेश्चन को देखो करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या ट्रिक है कि यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर नहीं किया, गौर से नहीं देखा आपने, ठीक है। क्या गौर से नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट, ये चीज़ दिया हुआ था। और अगर मैं यहाँ पे आपको पहले बता के रखा हूँ कि अगर हमारे दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होते हैं, मान लो ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है ना, तो इनके बीच में जो भी एंगल बनता है उसका जो वैल्यू आता है ना, उसका जो बेसिकली रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, है ना, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, ठीक है। और ये हमारा जो रिजल्टेंट है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर आप यहाँ से बीच से लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो यही तो होगा इसका रिजल्टेंट, एंड दिस विल बी व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर है, तो इस तरीके से इसका रिजल्टेंट एक्ट करेगा, है ना। और ये तो आपने टू ए वेक्टर कॉस थीटा बाई 2 तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो कि इस बार अगर ये ए वेक्टर था, है ना, और दिस वाज, ये क्या था हमारा,
ये हमारा ए वेक्टर था और ये वेक्टर था हमारा बी वेक्टर, दिस इज़ ए वेक्टर एंड ये हमारा हो गया बी वेक्टर। तो अगर मैं माइनस बी बनाऊँ तो माइनस बी हमारा कुछ ऐसा जाएगा, ये बोलो माइनस बी वेक्टर, है ना यार। यही तो डायग्राम से मैं तब से बता रहा हूँ, ये वाला डायग्राम, ये तो डायग्राम को मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, राइट। बट फ़र्क क्या था कि फ़र्क यहाँ पे था कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया यार, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल हो गया, यहाँ पे इक्वल नहीं था, यहाँ पे इक्वल हो गया। यहाँ पे ए और बी थे, यहाँ पे दोनों ए हो गए। तो बस फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना ही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि अब अगर बी वेक्टर और ए वेक्टर, यहाँ पे भी अगर मैं बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं यहाँ पे ए वेक्टर लिख दूंगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। सो अगर ये हमारा ए वेक्टर हुआ और ये हमारा क्या हो गया माइनस ए वेक्टर हुआ, मैं यहाँ पे केस में ये लेके चल रहा हूँ, ये वाला जो केस है ये मैं यहाँ पे बॉक्स में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अब इनकी जो रिजल्टेंट होगी ना, इनकी जो ये रिजल्टेंट होगी ये किस एंगल से पास करेगी, ये किस एंगल से पास करेगी 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। सो इस केस में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ना, इस केस में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ ए साइन थीटा बाई 2, ये होता है, राइट, ये होता है, ठीक है। तो a प्लस बी अगर दोनों हमारे वेक्टर इक्वल हैं तो उनके रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है दैट इज, अगर पॉजिटिव थीटा है देन दैट इज a प्लस बी वेक्टर का 2a cos थीटा बाई 2, नेगेटिव हो गया तो दिस विल बी 2a sin थीटा बाई 2, है ना, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, राइट। सो सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन में अब दोबारा आऊँ, राइट, इस क्वेश्चन में अगर मैं दोबारा आऊँ ये क्वेश्चन में, सो देखो यहाँ पे क्या कहा है अपने को, ये अपने को कहा गया है कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर। मेरे को लग रहा है ऑप्शन ए ही सही होगा। तो अगर ऑप्शन ए को हम लोग फिर से चेक करें तो ये कहने का इसका ये मतलब है ना कि ए प्लस बी वेक्टर, देखो ध्यान से, इसका कहने का तो ये मतलब है ना कि ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। आई थिंक ये सही कह रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा ना तो ए प्लस बी वेक्टर का, अभी मैंने बोला अगर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है तो रिजल्टेंट कितना आता है 2 टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा बाई 2, 2a वेक्टर कॉस थीटा बाई 2, है ना, राइट, अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए साइन थीटा बाई 2, क्योंकि माइनस है 2 टाइम्स ऑफ ए साइन थीटा बाई 2, नहीं ये गलत बोला इसने, साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे तो कॉट थीटा आ गया, ये कॉट थीटा आ गया, राइट। तो ये गलत बोला है इसने, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, है ना। हाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, बी ऑप्शन में जस्ट अपोजिट का है ना इसने, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे रब कर दूं, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं पूरा रब कर रहा हूँ, ये मैंने जस्ट फॉर शोइंग यू मैंने किया था ये, कि आपको रियलाइज़ होए कि अंधा काम करने से आंसर नहीं आता है, ठीक है, समझ के काम करोगे तभी आंसर आएगा, अंधा काम करोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, हमेशा गलत ही आएगा आंसर, राइट। सो यस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था आपके तरीके से, राइट। बट मुझे पता था कि आंसर नहीं आने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग लग रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। मैंने कहा था ना कि 10 क्वेश्चन में से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे भी मिलेंगे, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखो मैं बी ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी को अगर मैं चेक करूँ तो ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर
इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर tan थीटा बाई टू, है ना, tan थीटा बाई टू। तो यहाँ से देखो मैं tan थीटा बाई टू की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। सो अगर मैं नीचे वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे आपको डिराइव करवाया, अगर मैं वो वाला फॉर्मूला यहाँ लगाऊं तो a माइनस बी का क्या होता है वैल्यू, 2a साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई a प्लस बी का क्या होता है 2a कॉस थीटा बाई टू। ये आप देख सकते हो ना, ये रिजल्टेंट ही तो लिख रहे हैं हम लोग। a माइनस बी क्या है भाई, अरे मैं मालिक, a माइनस बी क्या है, रिजल्टेंट है ना ये वाला, और a प्लस बी क्या है, ये वाला रिजल्टेंट है। समझ रहे हो बात को, राइट। सो रिजल्टेंट ही तो लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो यहां से देख सकते हो कि 2a वेक्टर और 2a वेक्टर कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आ गया tan थीटा बाई टू। सो यस, ऑप्शन हमारा बी सही रहा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये फिगर जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर अगर हमारे दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज 2a cos थीटा बाई टू। अगर हमारे दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन एक अपोजिट है, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर है, तो उनके बीच का जो हमारा रिजल्टेंट होता है दैट इज 2a sin थीटा बाई टू। ओके, सो ये हो गया, राइट। अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन और यानी 6 क्वेश्चन हमने कर लिया अभी तक। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी लाइक आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी देखो और इसे करो, इसमें आपको बस हाथ चलाना है, सोचना नहीं है। बस क्वेश्चन एक बार पढ़ो और स्टार्ट करो इसे करना। ये देख सकते हो जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। कर लिया, सो ऐसे से आप कर लेना, ऑलराइट। सो ये हमारा क्वेश्चन रहा, ये है ना। देखो क्या है कि टू फोर्सेस पी एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2f एंड 3f respectively are at angle theta with each other. If the force q is doubled, okay, then the resultant also gets doubled, then the angle is okay, the angle between 2f and 3f कह रहा है, राइट। सो देखो क्या कह रहा है ना, इनिशियली यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि हमारे जो p है वो कितना है 2f है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो p की वैल्यू कितनी दी हुई है 2f है, और q की वैल्यू कितनी दी हुई है 3f है, राइट। सो क्या कह रहा है कि p और q हमारे दो फोर्स हैं जो कि एंगल थीटा आपस में इंक्लाइंड है। सो लेट्स से दिस इज दिस इज p एंड दिस इज q। p हमारा कितना था 2f था, और q हमारा कितना था 3f था। ये जो है ये आपस में थीटा इंक्लाइंड है, तो हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमें दो कंडीशन दिया हुआ है ना, कि अगर हमारा q डबल हो जाता है तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें, है ना, ऊपर वाले फिगर का अगर हम लोग रिजल्टेंट देखें, राइट, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2f का स्क्वायर यानी 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू 2f इंटू 3f कितना हो गया 12f ना, तो 12f कॉस थीटा, है ना, 12f कॉस थीटा, राइट। सो 2f स्क्वायर तो 4 प्लस 9 और प्लस 12, ठीक है। सो अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं ना, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 13f स्क्वायर प्लस 12f कॉस थीटा, ये आ गया, राइट।
अच्छा, ये तो हमारा केस 1 हो गया। केस 2 क्या कह रहा है कि इफ़ द फोर्स क्यू इज़ डबल्ड, है ना। तो इनिशियल ये था हमारा। सेकंड में क्या कह रहा है कि पी की तो वैल्यू हमें 2f ही रखने की, है ना। पी एफ की जो पी की वैल्यू है ना वो तो हमें 2f रखनी है, लेकिन क्यू इस बार डबल हो गया, यानी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 6f हो गई। 6f 3f थी ना, तो 6f हो गई। और इसने एक और बात कहा है कि द रिजल्टेंट ऑल्सो बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ आर। जो न्यू रिजल्टेंट है, लेट्स से कि न्यू रिजल्टेंट हमारा आर डैश है, वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ आर हो गया, है ना। ये कहा है इसने। तो अगर हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखें ना, तो आर डैश स्क्वायर नया रिजल्टेंट, क्योंकि फोर्स चेंज हुआ है तो रिजल्टेंट भी चेंज होगा, तो नया रिजल्टेंट को मैंने आर डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर यानी 4f स्क्वायर, है ना, प्लस क्यू स्क्वायर विच इज 36f स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 4 इंटू 24f कॉस थीटा। ये हो जाएगा, राइट। देख लो, 24f कॉस थीटा। अब यहाँ पे आर डैश की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 2r, है ना। तो अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ ना, सो दिस विल बी 4r स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ r इज इक्वल्स टू 2r, है ना। यहाँ पे देख लो आर डैश इज इक्वल्स टू 2r है, यही मैं यहाँ पे पुट करूँगा और स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4f स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर विल बी 40f स्क्वायर प्लस 24f कॉस थीटा, राइट। ये हो जाएगा। फोर प्लस 9 13 प्लस 6 कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इससे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इससे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम लोग 2 डिवाइड बाई 1 कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1। अगर 2 डिवाइड बाई 1 करोगे ना तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 40f स्क्वायर प्लस 24f कॉस थीटा, 40f स्क्वायर प्लस 24f कॉस थीटा अपॉन 13f प्लस 12f कॉस थीटा, 13f स्क्वायर प्लस 12f कॉस थीटा। अगर मैं इसको उस साइड लेके जाऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दिस विल बी हाउ मच, 52f स्क्वायर प्लस 48f कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 40f स्क्वायर प्लस 24f कॉस थीटा, राइट। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 12f स्क्वायर, 12f स्क्वायर, है ना, प्लस 24f कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, सॉरी इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये आ रहा है। कुछ गलती नहीं ना कर दिया हमने, कुछ गलत कर दिया हमने। When the force Q is doubled, P की वैल्यू इतनी है, Q की वैल्यू इतनी है, इसको डबल किया हमने तो 6 हो गया। राइट। अरे सही सही सही, नहीं सही सही है, 4 हो गया और 36, ठीक है। ठीक है।
यहाँ पे तो एफ एलिमिनेट नहीं होगा यार ऐसे, है ना, यहाँ तो ऐसे ही एफ एलिमिनेट नहीं होगा। सो एफ को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो गलत तो किया ही है हमने। यहाँ पे एफ स्क्वायर होगा ना, एफ स्क्वायर होगा ना, 2 × a × b कर रहे हो तो 2f × 6f कितना हो जाएगा, 12f स्क्वायर होगा ना, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया हमारा। ये देखो अब सही होगा, राइट। ये एफ स्क्वायर होगा, हर जगह एफ स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी एफ स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी एफ स्क्वायर होगा। अब अगर तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो ये देखो, ये आ रहा है एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिस इज -24 cos थीटा इज इक्वल्स टू 12, है ना। यानी यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गया, है ना। cos थीटा की वैल्यू इज -1/2। तो आपको पता ही होगा कि -1/2 कहाँ पे अकर करता है, बताओ, 120 डिग्री, है ना। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। एंड दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4, 120 डिग्री। ठीक है। सो यस, कुछ नहीं करना था, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करना था, जो दिया हुआ था बस उसी पे सब्स्टिट्यूट करते गए हम लोग, और फाइनली हम लोगों ने आंसर यहाँ पे ले आए। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन मैं बता रहा था, ये वाला देखो, राइट। सो ये क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, या फिर मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जनरली सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको जेईई मेन से पूछा गया, जेईई मेन 2019 या 21 का सवाल है, और जो मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया था वो था आपको जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। तो इसी से जो रिलेटेड एक क्वेश्चन था वो था हमारा जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। ठीक है। तो सिमिलर तरीके से आप इसे एक बार ट्राई करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे भी कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में आंसर आ रहा था, यहाँ पर भी यही आ रहा है, ठीक है। सेम तरीका है, ट्राई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीका है, राइट। सो देखो अब हम लोग आते हैं अपने ये वाले क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन केम ऑन जेईई मेंस 2019, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप ट्राई करो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे ट्राई करो। सो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ठीक है। ये आप करके लाना। चलो ये क्वेश्चन को ट्राई करो आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट भी लगेगा और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा। कर लिया ट्राई। सो देखो, लेट मी रीड्रॉ द फिगर, लेट मी जस्ट रीड्रॉ द फिगर, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना है एक चीज़, ठीक है। सो देखो यही हमारा कुछ इस तरीके का फिगर है, ठीक है। जस्ट लेट मी रीड्रॉ द फिगर। ये ऐसा था और ये ऐसा था, कुछ इस तरीके से, है ना। और ये ऐसा था, राइट। और देखो इसमें आप ज्योमेट्री अगर समझ गए ना, आंसर आ गया आपका। मतलब ये समझो, अगर आपने इस क्वेश्चन का ज्योमेट्री को थोड़ा सा रिजॉल्व कर दिया तो आपके आंसर हाथ में आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, और दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस इज वेक्टर ए, एंड दिस इज -β,
दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, बी है ये, ठीक है। सो ये बीटा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का जो एंगल है ना, देखो ये एंगल हमें 120 डिग्री दिया हुआ है, राइट। अब इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखो, फिगर अगर आप रिजॉल्व कर दोगे आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। देखो आप, मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, जितने भी मैंने आपको अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं, क्या आपने कभी ऐसे वेक्टर को एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कंसिडर किया है? अगर मान लो एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया और एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, तो क्या आपने ये एंगल कंसिडर किया है कभी? कभी नहीं किया है, राइट। आपने जब भी एंगल कंसिडर किया है, इस तरीके से एंगल कंसिडर किया है, जब दो टेल आपस में मैच कर रहे हो, है ना, एक हेड और एक टेल अगर मैच करता है दैट, तब उस केस में हम लोग बिटवीन द टू वेक्टर्स एंगल को कंसिडर नहीं कर सकते, है ना। समझ में आ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप लोग देखे होगे तो मैं हमेशा इस तरीके से एंगल कंसिडर करता हूँ, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो टेल टू टेल जब मैच होती है ना, तो मैं ये एंगल थीटा कंसिडर करता हूँ। मैं आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ हूँ, है ना, कि टेल टू टेल मैच होना चाहिए, तब ये जो एंगल आता है ये आता है थीटा। ये तो मैंने आपको बताया हुआ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स में, राइट। कभी भी इस तरीके से अगर ज्योमेट्री रहे, हेड और टेल इस तरीके से अगर मैच हो ना, तो ये एंगल कभी भी आप थीटा इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। देन दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तब जो है, तब उस केस में ये जो है, ये कभी भी एंगल नहीं हो सकता ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ये आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स में बताया हुआ था, राइट। सो अगर इस फिगर में आप इमेजिन करो, ठीक है, ध्यान से देखो इस फिगर में। सो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एरो बना हुआ है और ये टेल मैच है, ये एरो हो गया, ये टेल हो गया, तो एरो टू टेल मैचिंग है। तो क्या आप कभी भी 120 डिग्री को एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कंसीडर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट। कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सा इस ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से, राइट। हमने इस ए वेक्टर को जैसे ही आगे कंसिडर किया, हमें ये पता चला कि अब ये स्ट्रेट लाइन बन गया, है ना। ये वेक्टर हमारा क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गया। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन में। अब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, क्योंकि अब देखो टेल टू टेल मैचिंग हो रही है। ये देखो टेल टू टेल मैचिंग हो रही है, राइट। आप यहाँ फोकस करो ये वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट टेल टू टेल मैच हो रहा है ना। देन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो है हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री, ओके, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है हमारा? 60 डिग्री एंगल है, राइट। ये हमें ये इंफॉर्मेशन पता चला कंस्ट्रक्शन करके, है ना। फर्दर क्या बोल रहा है ये देखो, हमें क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर, ओके। अब देखो हमें ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, राइट। क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन ए माइनस बी वेक्टर इज बीटा। एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है क्या? हमें बेसिकली ना यहाँ पे बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। हमें यहाँ पे बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ये ए वेक्टर हो गया, ये माइनस बी वेक्टर है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा माइनस बी वेक्टर है यार, ठीक है, ये बीटा नहीं है, दिस इज माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये हमारा माइनस बी वेक्टर है। तो हमें बोल रहा है कि हाँ, ये हमारा माइनस बी वेक्टर है, राइट। हमें बोल रहा है द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज बीटा, ठीक है। तो हमें बेसिकली इस ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर यार, सॉरी,
तो देखो ए वेक्टर तो हमारा ये हो गया, यहाँ पे ना ए माइनस बी वेक्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड ए माइनस बी वेक्टर इज बीटा, यहाँ पे बीटा कर दो क्योंकि वही निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। इज बीटा, देन बीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है ना बीटा क्या है यहाँ पे, तो आई थिंक एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर वही होगा, ठीक है। तो लग भी रहा है कि देखो ये ए वेक्टर हो गया एंड दिस वाज आवर माइनस बी वेक्टर, है ना। सो हमें ये एंगल निकालना है, राइट। सो देखो ध्यान से, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर मैंने यहाँ पे गलत बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर गलत है, गलत इन द सेंस आप देख लो क्या गलत है। ये स्ट्रेट जाएगा यार, ठीक है। ये है ना, ये हुआ माइनस बी वेक्टर, और अब इसे मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये ऐसे से ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। अब ठीक है। सो दिस इज माइनस बी वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज ए वेक्टर। अब ठीक है हमारा सवाल, ठीक है। सो हमें ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा ए माइनस बी वेक्टर हो गया, तो हमें ए माइनस बी वेक्टर के बीच का और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। यानी ए वेक्टर ये हो गया, ए माइनस बी वेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है। सो हमें ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, राइट। आई थिंक ये सवाल थोड़ा सा गलत है यार, ठीक है। ये स्पेसिफाई नहीं किया है कुछ भी। वेट अ सेकेंड, मेरे को ज़रा सवाल देखने दो, ठीक है। मेरे को सवाल देख के आने दो ज़रा। यस देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत था, राइट। मैं देख के आया अभी। ये जो है ना दिस बीटा, ये बीटा हमारा एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। जो मैंने सोचा था वही था, राइट। तो हमें बेसिकली ए एंड ए माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ये हमारा हो गया ए वेक्टर, है ना, और ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट लिखना चाहूँ, राइट, देखो ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ऐसे देखो, हाँ ये हमारा ए वेक्टर कुछ ऐसा था, दिस इज ए वेक्टर, है ना। ये वाला मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला वेक्टर, तो ये वेक्टर था, और ये रहा हमारा माइनस बी वेक्टर, राइट। ये रहा हमारा माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये रहा हमारा माइनस बी वेक्टर। तो हमें बेसिकली क्या पूछ रहा है ना, इफ बीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। तो देखो ए माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा ना, ये वाला, यही तो हो गया ए माइनस बी वेक्टर, राइट। दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही तो होगा ना। अब हमें बोल रहा है बीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी हाउ मच, ये हमसे पूछ रहा है। तो एक काम करते ना, इस सवाल को जो होमवर्क मैंने आपको दिया इसको थोड़ा नीचे खसका, अरे रे 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 एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे खसका देते हैं क्योंकि ये होमवर्क ही है, तो डैट डज नॉट मैटर, ये आप करके लाओगे, ठीक है। इसे यहाँ खसका देते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन पे आओ। तो दिस इज माइनस बी वेक्टर, है ना। ये था हमारा ए वेक्टर, ये था हमारा बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। बड़े यार रिजल्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो ना, रिजल्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो ना
ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी वेक्टर हो गया ना, ठीक है। सो ये हो जाएगा। और हमें बीटा बोल रहा है इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और ये ए माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है, राइट। सो यहाँ पे हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, और देख सकते हो कि यहाँ पे बीटा की वैल्यू tan में दी हुई है। तो बहुत आसान, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है इसका, कि रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है वेक्टर से उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, राइट। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं मान लो, लेट्स इमेजिन कि मैं इस माइनस बी वेक्टर को पी वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है ना। मैं जस्ट एक इमेजिन किया हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस बार बार लिखने में सही नहीं रहेगा। तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि माइनस बी जो वेक्टर है ना, उसको मैं फॉर द टाइम बिंग पी वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं आप पे tan बीटा की वैल्यू लिखूँ, tan बीटा, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस विल बी पी साइन थीटा अपॉन ए प्लस पी कॉस थीटा। ए प्लस पी कॉस थीटा, राइट। देख सकते हो यही फॉर्मूला होता है ना, पी साइन थीटा अपॉन ए प्लस पी कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है बेसिकली, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड पी, है ना। यानी ए और माइनस बी के वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, बताओ। ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, यानी ये एंगल हमें पूछा जा रहा है, ये वाला। ध्यान से देखना, ये जो थीटा है ना, द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर, ये वाला, दिस इज थीटा। और इस थीटा की हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ देखो इस फिगर में ए एंड माइनस बी, यही ना, ये वाला मालिक, ये वाला ए एंड माइनस बी, ठीक है। सो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, राइट। सो ए एंड माइनस बी के बीच का जो एंगल है दैट इज 120 डिग्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू कितना, 120 डिग्रीज, राइट। ये हो जाएगा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो। तो बंधु अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इंटू साइन 120 अपॉन a प्लस पी कॉस 120, यही आएगी ना। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं भाई, है ना, तो यार इससे एक सेकेंड रुक जाओ, इसे मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना हो। राइट। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो p इंटू साइन 120, साइन 120 कितनी हो जाएगी, साइन 180 माइनस 60 विच इज साइन 60। तो p इंटू साइन 60 अपॉन a, और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस 1/2, तो हो जाएगा a माइनस पी बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2 p अपॉन 2a माइनस पी बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। कुछ ऐसा आंसर आ रहा है देखो तो, √3b 2a माइनस बी, √3b 2a माइनस बी, यस आ रहा है ना। tan इनवर्स √3b 2a माइनस बी, राइट। सो यहाँ पे कुछ नहीं, अब यहाँ पे बस रिप्लेस कर दो। सो √3 p की जगह क्या माना था, b वेक्टर। अरे यार साइन से मतलब है अपने को, ठीक है, साइन से मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे मॉड ले लेते हैं ना, देखो बता रहा हूँ, देखो चलो आपको कन्फ्यूजन ये होगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या है मैं समझ गया, ये देखो
आप बोलोगे कि सर हमने तो पी को माइनस बी माना है ना, कोई बात नहीं, चलो राइट। ये हो जाएगा हमारा माइनस, कहाँ गया, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, हम लोग ये निकाल रहे हैं भाई, यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग ये निकाल रहे हैं, वी आर टेकिंग आउट मॉड टैन बीटा। हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, साइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एंगल कभी भी साइन से कोई मतलब नहीं रखेगा, ठीक है। हमें इस पूरे थीटा में साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिंपली वैल्यू से मतलब है, राइट। सो टैन बीटा की अगर वैल्यू देखोगे ना तो हो जाएगा √3b/2a माइनस बी, यानी बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ना, ये हो जाएगी tan इनवर्स √3b/2a माइनस बी, ये हो जाएगी। देखो कौन सा ऑप्शन है, √3b/2a माइनस बी, ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो कितना कंसेप्चुअल सवाल था देख सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और मुझे नहीं लगता था कि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली अगर एग्जाम में आता तो आप लोगों से बनता, राइट, बट स्टिल ये क्वेश्चन को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो मेरे को पता था कोई नहीं बना पाता, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये वाला, यहाँ पे जो 60 डिग्री, अगर जिस बच्चे ने 60 डिग्री यहाँ पे समझ के लिख दिया उसका ये क्वेश्चन बन गया, ये समझो आप, राइट। Okay, so now let's come on to our last question, which is over here. ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, या फिर सेकेंड लास्ट में भी, मैं देखता हूँ क्या और करा सकता, ठीक है। दिस इज आवर लाइक लास्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, राइट। देखो ये भी एक तरीके का लाइक अच्छा क्वेश्चन ही है, इसे कह सकते हो अच्छे क्वेश्चन के कैटेगरी में, क्योंकि इसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो ट्राई करो इसे। सो आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज π/2, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज π/2, 90 डिग्रीज, राइट। सो देखो क्या कह रहा है, P, Q एंड R आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ऑलराइट, सच दैट P vector is perpendicular to R minus P vector, okay, and Q vector is at right angles to R minus Q vector, alright. The angle between P minus Q and R minus P plus Q vector, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जो गिवन है ये देखो, गिवन क्या क्या गिवन है भाई साहब, कि P, Q और R क्या है, हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। सच दैट P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R माइनस P वेक्टर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि मैंने आपको डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में ये बताया है कि अगर कोई वेक्टर एक वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है तो उनके बीच का एंगल क्या रहता है, 90 डिग्रीज रहता है, राइट। और एक और कंडीशन बताया था कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है ना। तो एज P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R minus P vector, R vector minus P vector, then P dot P vector dot R vector minus P vector is equals to 0, क्योंकि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सो ये आ रहा है हमारा P डॉट R, P वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस P डॉट P इज P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है। इससे हम लोग मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या कह रहा है, एंड Q वेक्टर इज एट राइट एंगल्स टू R माइनस Q वेक्टर, यानी Q वेक्टर भी है
वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है आर माइनस क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगेन क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, आर माइनस क्यू वेक्टर, है ना। देयरफॉर क्यू डॉट आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ रहा है, दिस इज क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आया, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, राइट। इसका कहीं ना कहीं काम पड़ेगा, इंफॉर्मेशन इसलिए दिया गया है कि कहीं ना कहीं इसका काम पड़ेगा, राइट। ओके, सो लेट मी जस्ट शिफ्ट लिटिल बिट टू द राइट, हाँ, है ना। ऑलराइट, अब देखो द एंगल बिटवीन P माइनस क्यू एंड R माइनस P प्लस क्यू वेक्टर इज, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें एंगल बिटवीन P माइनस क्यू वेक्टर एंड R माइनस P प्लस क्यू ना, यानी R माइनस P माइनस क्यू वेक्टर, R माइनस P माइनस क्यू वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो एंगल बताना है ना, ठीक है। सो एंगल बताना है तो हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर डॉट कर देंगे किसके साथ, आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का, राइट। देखो जो बताया है उसी पे सवाल आ रहे हैं, ये मत समझना कि आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ना, सब में आपको मैंने बताया है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इनटू मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, राइट। सो देखो इसको सॉल्व, मॉड को सॉल्व कर जाने मत बैठना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। ऊपर वाली चीज़ को निपटाओ। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगा पी डॉट आर, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस पी स्क्वायर, पी, और ये हो जाएगा माइनस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, है ना। अच्छा, फिर माइनस क्यू डॉट आर, है ना, फिर प्लस क्यू डॉट पी और प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, यही तो था। मैंने भी मॉड नहीं निकाला है, देखते हैं न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं पहले, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से अब देखना, यहाँ पे पी डॉट आर माइनस पी स्क्वायर, न्यूमरेटर में देखो, यहाँ पे देखो पी डॉट आर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, पी डॉट आर माइनस पी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे देखो पी डॉट आर माइनस पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। सिमिलरली क्यू डॉट आर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0। तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पी डॉट आर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अच्छा, क्यू डॉट आर, है ना, क्यू डॉट आर और माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू डॉट आर माइनस क्यू स्क्वायर ना, एक सेकेंड, आर माइनस पी माइनस क्यू था, और यहाँ पे देखो क्यू डॉट आर माइनस क्यू स्क्वायर ना, तो
यहाँ से एक चीज़ आप ये देखो कि ये चीज़ भी हमारी ज़ीरो आ रही है, ध्यान से देखो। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, क्यू डॉट आर आ रहा है ना। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो हमारा पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, ये वाला जो टर्म था हमारा ये तो हमारा ज़ीरो हो गया, ये हो गया हमारा माइनस। अच्छा एक और चीज़ देखो कि पी डॉट क्यू और क्यू डॉट पी सेम ही होंगे। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आता है, स्केलर आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू स्केलर नहीं आता। तो क्यू डॉट पी का जो वैल्यू होगा वही हमारा माइनस पी डॉट क्यू का वैल्यू होगा, है ना। ऐसे यार टू आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, टू, और माइनस ऑफ टू आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, -2। तो वैल्यू तो दोनों का सेम ही आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों का 2 आ रहा है, बस साइन का अंतर है। यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि P डॉट क्यू और Q डॉट पी भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक और ज़ीरो लिख देते हैं, बस देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ये हमारा बचा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू डॉट आर, क्यू डॉट आर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर को, ये इक्वेशन में देखो, क्यू स्क्वायर को हम लोग यहाँ से क्यू डॉट आर लिख सकते हैं। देखो क्यू स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया यहाँ से, क्यू डॉट आर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की जगह अगर क्यू डॉट आर रिप्लेस कर देते हो तो क्यू डॉट आर माइनस क्यू डॉट आर कितना हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है ना वैल्यू। तो क्यू स्क्वायर को हमने यहाँ से क्यू डॉट आर माइनस क्यू डॉट आर रिप्लेस कर दिया, राइट। सो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये भी आ गया कितना, ज़ीरो, राइट। सो यहाँ से जो कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है न्यूमरेटर में पूरा ज़ीरो हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ज़ीरो, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, विच इज़ π/2। ओके, सो दिस इज द आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो देख सकते हो कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा बट आंसर आ गया। जो मैंने बताया था, बेसिक जो फंडा मैंने आपको बताया था वही अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। सो यस, हम लोगों ने 9 क्वेश्चन अभी तक किए हैं। देखो 10वां क्वेश्चन ये है, ये अपने सामने देखो। होमवर्क बेसिकली मैं आपको समझा ही देता हूँ इसमें क्या करना है आपने, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ना, वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। टू वेक्टर्स P and Q have equal magnitude, and if the magnitude of P plus Q is n times the magnitude of P minus Q, then the angle between P and Q is। तो देखो जिनको अगर होमवर्क में सॉल्व करना है वो होमवर्क में सॉल्व कर दो, सॉल्व कर लेना, आंसर मैच कर जाए देन इट्स वेल एंड गुड, आंसर मैच नहीं करे तो देखो कहाँ गलती की हो, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट मैं चाहूँगा कि इसको सभी लोग ट्राई करो, राइट, क्योंकि मैंने सेम क्वेश्चन इस तरीके का एक बताया हुआ है, और हो सकता है कि इस साल ये जेई मेंस के जो अगला अटेम्प्ट है इसमें पूछा जाए, हो सकता है, ठीक है। सो देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि द एंगल बिटवीन, हाँ, टू वेक्टर्स पी एंड क्यू ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया बात है भाई। तो हम कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, यही तो गिवन है, राइट। और द मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू इज एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस क्यू। तो डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू वेक्टर, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पी प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस क्यू वेक्टर। फर्क क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 था लेकिन इस बार यहाँ पे n है। अब इसे ओपन कर दो, ओपन करोगे तो ये आ गया हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, राइट। और यहाँ आ गया n टाइम्स ऑफ अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इस बार यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2pq cos 180 माइनस थीटा। ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा। सॉल्व कर दो इसे स्क्वायर करके, स्क्वायर करोगे, सो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 में से मान लो 2pq हो गया ना, तो 2 cos थीटा मॉड पी मॉड क्यू, तो मॉड पी मॉड क्यू तो 1 ही रहेगा, यूनिट वेक्टर है ना।
ऐसे कर लो। दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p² कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, दिस विल बी एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस ठीक है, माइनस 2p² कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया ना 180 माइनस थीटा क्यों लिया। अब यार यहाँ से आप देख लो, ठीक है, यहाँ से मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे 2p² हो गया, 2p² यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, यह है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और यहाँ से अगर मैं n² ले लेता हूँ, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज ऑल्सो 2p² 1 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा यार, ये हो जाएगा हमारा 2p² 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। ठीक है, सो यहाँ से अब हमने को बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर किस टर्म में आना है, एन के टर्म्स में लाना है आंसर को। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे आप 2p² को एलिमिनेट कर दो ना, इज इक्वल्स टू n² टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया, मैंने 2p² को एलिमिनेट कर दिया। सो दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n² माइनस n² कॉस थीटा। अगर मैं इसे उधर लेके जाऊं, सो दिस इज n² कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, n² कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n² माइनस 1, राइट। हाँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कॉस थीटा को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, सो दिस इज n² प्लस 1 इज इक्वल्स टू n² माइनस 1। ओके, यहाँ से अब कंडीशन थोड़ी सी टाइट होगी यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, दिस इज n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1, बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो n² का टर्म ही नहीं है, कॉस इनवर्स n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1, अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो भाई डायरेक्टली आ गया यहाँ से, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स ऑफ n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1, ये ऑप्शन आ गया हमारा, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1। अगर यहाँ पे n का सिर्फ टर्म होता ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ता, ठीक है, राइट। सो दिस इज आवर आंसर, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया इस केस में, राइट। सो देखो हम लोगों ने वेक्टर के ऊपर सारे सवाल कर लिए जो कि लाइक जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, और लाइक जो बेसिक जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करने के लिए भी हमने आपको लाइक सवाल करवाया मैंने, ठीक है, 2 से 3 सवाल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए करवाया और बाकी आपको जेईई मेंस का क्वेश्चन कराया प्रैक्टिस के लिए, राइट। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग फिर से एक बार जा करके क्वेश्चन को देखना, एनालाइज करना क्या वहाँ पे किया है, समझने की कोशिश करना, समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ओके। सो यस 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चला था, 10 क्वेश्चन हमारा 2 घंटे में कवर हो गया, ऑलराइट। सो चलो अब फोर्सेस का क्वेश्चन मैं आज ही ले आऊँगा शाम में, फोर्सेस के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, राइट, आज या कल में भी ले आऊँगा, राइट। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।